Hello dear student, good morning. In the last lecture of the convection with phase change, we have discussed the basic of the condensation. And since our objective for this topic is to drive the correlation for the heat transfer in some situation and geometries, and with the help of these correlation, one is able to design the equipment in which condensation is taking place. So first हमने कंसिडर किया है लैमिनार फिल्म कंडेंसेशन ऑन ए वर्टिकल प्लेट। तो इस पे हमने आपका हीट ट्रांसफ़र कोरिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम वाज फर्स्ट सोल्व्ड बाय नेसेल्ट in the 1916 by making certain simplifying assumptions and satisfying the fundamental laws। तो जो ये प्रॉब्लम है, जो सबसे पहले इसको नेसेल्ट ने सोल्व किया था। उन्होंने कुछ assumptions लिए थे इस प्रॉब्लम पे, और उस assumptions के हेल्प से उन्होंने ये प्रॉब्लम को सोल्व किया। तो प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि अगर आपका कोई वेपर है और वो सडनली एक्सपोज हो जाता है किसी सरफेस पे, तो अगर सरफेस का टेम्परेचर वेपर के सैचुरेशन टेम्परेचर से कम है तो आपका कंडेंसेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन या तो आइदर आपके फिल्म वाइज कंडेंसेशन होगा या ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन होगा। अगर फिल्म वाइज कंडेंसेशन होता है तो एक आपका लिक्विड का फिल्म डेवलप हो जाएगा आपके लिक्विड सरफेस पे, ठीक है। और अगर ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन है तो वहाँ पे ड्रॉपलेट्स बनेंगे। बट सिंस अभी हम लेमिनार फिल्म कंडेंसेशन और वर्टिकल प्लेट्स कंसिडर कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे फिल्म कंडेंसेशन जो है वो कंसिडर किया। तो यहाँ पे सरफेस के ऊपर आपका एक लिक्विड फिल्म जो है वो डेवलप हो चुका है, ठीक है। और अब जो फर्दर हीट ट्रांसफ़र होगा वो आपका वेपर से आपके फिल्म में हीट ट्रांसफ़र होगा और फिर फिल्म से आपके फिर सरफेस पे हीट ट्रांसफ़र होगा। तो अभी क्या है कि वेपर है, वेपर जो है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे है। तो ये हो सकती है पॉसिबिलिटी थी कि वेपर हो सकता है उसके जो है सुपर हीटेड टेम्परेचर पे हो, TY टेम्परेचर पे हो। वो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उसके सैचुरेशन टेम्परेचर तक आना पड़ेगा और फिर सैचुरेशन टेम्परेचर से वो आपका कंडेंस होगा और वेपर में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो देख सकते हो कि वेपर का टेम्परेचर है वो TV है, तो ये सुपर हीटेड टेम्परेचर है। फिर यहाँ से टेम्परेचर डिक्रीज होते आपके जो इंटरफेस है उस पर आपका T सैचुरेशन टेम्परेचर हो जाता है। इंटरफेस पे जो टेम्परेचर है वो T सैचुरेशन टेम्परेचर है, और फिर देन कंटिन्यूसली वो डिक्रीज होता हुआ और जो उसका सरफेस का टेम्परेचर है वो TH है, सरफेस टेम्परेचर तक आपका जो लिक्विड का टेम्परेचर पहुंच जाता है। अब ये इसका वेलोसिटी प्रोफाइल है। वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से रहता है इसका। लेकिन जो नेसेल्ट ने इसमें ये जो जनरल प्रोफाइल है विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन, बट नेसेल्ट ने जो है इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन डाले, कुछ असम्पशंस की हेल्प से इस इक्वेशन इस जो आपकी बाउंड्री लेयर है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, ठीक है ना। तो ये आपकी y की डायरेक्शन है और ये आपका x का डायरेक्शन है, ठीक है। तो जो डेल्टा है दैट इज़ द बाउंड्री लेयर थिकनेस एंड इट इज़ द फंक्शन ऑफ द x। तो जैसे जैसे आप x का वैल्यू इंक्रीज होता है पर डेल्टा की वैल्यू भी इंक्रीज होता चला जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और जो कंडेंसेशन है एंड डॉट वो आपका जो है वो भी आपका x का फंक्शन है, x के साथ साथ उसका भी वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो नेसेल्ट ने कुछ इसको सिंप्लीफाई किया है उसके कुछ एजम्पशन से। तो कौन कौन से एजम्पशन है वो एक बार देख लेते हैं। लेमिनार फ्लो, तो वो ऑलरेडी उसने कंसिडर किया कि लेमिनार फ्लो है, और लेमिनार में भी आपका वेव फ्री फ्लो इसने कंसिडर किया है। तो लेमिनार वेव फ्री फ्लो है यहाँ पे, एंड कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टीज आर अज्यूम्ड फॉर द लिक्विड फिल्म। तो जो लिक्विड फिल्म है इसके जो सारी प्रॉपर्टीज है वो कॉन्स्टेंट है, वो प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एंड द लिक्विड वेपर इंटरफेस इज एट द सैचुरेशन टेम्परेचर T सैचुरेशन। तो ये चीज़ में मैंने आपको बताया था कि जो आपका लिक्विड वेपर इंटरफेस है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये आपका जो है वो T सैचुरेशन टेम्परेचर पे रहेगा, ठीक है ना। वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो उस लिक्विड के सैचुरेशन टेम्परेचर के इक्वल रहेगा। इवन तो इस असम्पशन में ये है कि आपका जो वेपर है वो आपके सैचुरेशन टेम्परेचर पे ही है, ठीक है ना। इन जनरल वो आपका मे बी सुपर हीटेड रीजन में हो सकता है, सैचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि ये इसका जो टेम्परेचर है वेपर का वो सैचुरेशन टेम्परेचर पे, सैचुरेटेड वेपर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, अब इसके इंटरफेस के बाद आपका क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। बट अगर हमने जो जनरल केस लिया था विदाउट अप्रोक्सीमेशन, तो वहाँ पे टेम्परेचर कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, चेंज होता जा रहा था। तो सरफेस पे आपका T सैचुरेशन था, लेकिन आपके अवे फ्रॉम द सरफेस टेम्परेचर जो है वो TV था, वेपर का टेम्परेचर सुपर हीटेड
रीजन में था वेपर, तो उसका टेम्परेचर टी भी था। बट यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि जो टेम्परेचर है वो कैसा है आपका, कांस्टेंट है वेपर का, और जो इंटरफेस पे टेम्परेचर है उसी के इक्वल रहेगा, दैट इज टी सैचुरेशन टेम्परेचर। ठीक है, उसके अलावा द शियर स्ट्रेस एट द लिक्विड वेपर इंटरफेस इज अज्यूम टू बी नेग्लेक्टेड। तो अगर मैं इस लिक्विड वेपर इंटरफेस की बात करूँ तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है वो आपका कितना रहेगा, जीरो रहेगा, कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं लगेगा। तो दैट्स वाई आपका डेल यू अपॉन डेल वाई एट वाई प्लस टू डेल्टा, उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, बिकॉज आपको पता है कि शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो उसका वैल्यू एट वाई प्लस टू डेल्टा, दैट इज एट द इंटरफेस ऑफ द लिक्विड वेपर, तो वहाँ पे इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। एंड द फोर्थ जो इसका अजम्पशन है वो मोमेंटम एंड द एनर्जी ट्रांसफर बाय एडवेक्शन इन द कंडेंसेशन फिल्म आर अज्यूम टू बी नेग्लेक्टेड और नेग्लिजिबल। तो आपका जो मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है बाय द एडवेक्शन, वो आपका कंडेंसेशन में जो है वो नेग्लेक्ट रहेगा। एडवेक्शन के थ्रू कोई भी आपका मूवमेंट और एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। उसके अलावा जो फिफ्थ अजम्पशन है इसका, दैट इज हीट ट्रांसफर अक्रॉस द फिल्म अकर्स ओनली बाय द कंडेंसेशन। तो मैंने ये आपको ऑलरेडी कल बता दिया था कि जो आपका हीट ट्रांसफर होगा वो वेपर से और आपके लिक्विड में जो हीट ट्रांसफर होगा वो होगा ड्यू टू द कन्वेक्शन, बट विद इन द लिक्विड, ठीक है, और अक्रॉस द लिक्विड आपका जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हो रहा है कंडक्शन की वजह से, और इवन आपके जो लिक्विड से सरफेस पे हीट ट्रांसफर होगा वो भी कंडक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर होगा। एंड सिक्स्थ अजम्पशन इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द फिल्म इज लीनियर। तो जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है फिल्म में वो लीनियर है, हमने लीनियर अज्यूम करके चले हैं इसका टेम्परेचर। अदरवाइज इन जनरल आपका ये टेम्परेचर प्रोफाइल जो था वो कुछ अलग ही था, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने उसको अभी लीनियर कंसिडर किया है। तो ये कुछ इसके नेसल्ट ने जो है अजम्पशंस यहाँ पे लिए थे, तो ताकि वो जो ये प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सके और जो कुछ फंडामेंटल्स लॉ है उनको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करना है, तो उसके लिए मैंने एक मोमेंटम इक्वेशन फॉर द लेमिनर बाउंड्री लेयर विद कांस्टेंट प्रॉपर्टीज। तो ये इक्वेशंस वी हैव ऑलरेडी ड्राइव्ड इन द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर व्हेन द फ्लो ओवर द फ्लैट प्लेट्स। तो ये हमने उस सिचुएशन में, मैं ऑलरेडी ये इक्वेशन मैंने आपको बता दिया था कि कैसे ड्राइव हो रही है। तो हमने ये इक्वेशन आपकी नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में कुछ उसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन हमने जो है ऑब्टेन किया था, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रेशर का वेरिएशन आपको आप चाहे तो उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इस प्रेशर वेरिएशन को भी नेगलेक्ट कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे आपका वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल फ्लो था, तो हॉरिजॉन्टल फ्लो में आपका जो प्रेशर वेरिएशन है इन द एक्स डायरेक्शन वो कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था। बट सिंस यहाँ पे आपका जो है जो फ्लो है वो आपका वर्टिकल प्लेट पे हो रहा है, तो वर्टिकल प्लेट पे आपका जो प्रेशर वेरिएशन है वो आपका रहेगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अभी इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन द लैमिनार फिल्म कंडेंसेशन ऑन ए वर्टिकल प्लेट। तो उसके लिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया इस इक्वेशन को। तो द एक्स मोमेंटम इक्वेशंस फॉर द फिल्म कैन बी फाउंड फ्रॉम द अबव इक्वेशन एंड विद रो इक्वल्स टू रो एल। तो जहाँ पे भी आपका डेंसिटी था वो कभी आपका लिक्विड का डेंसिटी हो चुका है, एंड द म्यू दैट इज विस्कोसिटी, द म्यू इज इक्वल्स टू म्यू एल। तो विस्कोसिटी जो था वो लिक्विड का विस्कोसिटी हम लेंगे for the liquid, and the pressure gradient is dp upon dx is equals to rho g। तो प्रेशर वेरिएशन जो है वो ओनली एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसलिए हमने उसको जो है वो एक्चुअल डेरिवेशन के टर्म्स में भी लिख दिया उसको, तो वो रो जी की इक्वल्स हो जाएगा। एंड फ्रॉम द फोर्थ अप्रोक्सीमेशन द मोमेंटम एडवेक्शन टर्म्स में बी नेग्लेक्टेड, सो द एक्स मोमेंटम इक्वेशन में बी एक्सप्रेस्ड एज। तो ये जो इक्वेशन था आपका, ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या किया है इन्होंने कि ये जो था ये जो मोमेंटम है, ठीक है, तो मोमेंटम ड्यू टू द एडवेक्शन उसको हमने क्या कर दिया है, नेगलेक्ट कर दिया है। तो इसकी वजह से ये वाली पूरी टर्म आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाली पूरी टर्म्स आपकी नेगलेक्ट हो जाएगी। तो अभी सिर्फ आपके पास दो ये टर्म्स बची है, और इसमें भी जो आपका प्रेशर वेरिएशन है वो अपन रो जी की टर्म्स में भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो है लिक्विड है वो अंडर द ग्रेविटी नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका बायोंसी फोर्स लगेगा, जो वेपर उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसकी वजह से आपका जो है उस जो डायरेक्शन है प्रेशर का वो आपका डिफरेंट रहेगा,
जो कि आपकी ग्रेविटी की वजह से लगेगा। तो आपके पास ये फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो मोमेंटम इक्वेशन का आपके पास ऑब्टेन होकर आ जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है उसको हमने कैसे सोल्व करना है, ऑफकोर्स दिस इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन चाहिए। तो बाउंड्री कंडीशन की आपसे ये सोल्व हो सकता है। तो इस इक्वेशन को जो मैंने फर्स्ट इंटीग्रेट किया, तो फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन अभी मैंने यहाँ पे जो रो है वो कॉमन लिख दिया मैंने, तो रो यहाँ पे रो एल माइनस रो वी है, ठीक है। और फिर जब इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे, तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास यहाँ पे दो कांस्टेंट आ जाएंगे C1 एंड C2। तो जब इसमें आप वैल्यू पुट करो, बाउंड्री कंडीशन क्या रहेगी, एट y इक्वल्स टू 0 u विल बी इक्वल्स टू 0। तो जब इसके सरफेस की मैं बात करूँ तो सरफेस पे जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो कितने रहेगी, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सरफेस पे जो वेलोसिटी है वो 0 रहेगी। हम ये मान के चलेंगे कि जो सरफेस पे जो लेयर है सरफेस के जस्ट पास, वो आपकी कैसे स्टेगनेट लेयर है। और जो एट द y इक्वल्स टू डेल्टा डेल y अपॉन डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू कितना जाएगा, 0, क्योंकि हमने अज्यूम किया कि इंटरफेस पे जो है सी स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अगर हम ये दोनों जो वैल्यूज इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंस जब हमने फर्स्ट वैल्यू पुट की यहाँ पे कि एट y इक्वल्स टू 0 u विल बी इक्वल्स टू 0, तो इससे आपका C2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, C2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। एंड देन हमने पुट किया कि y इक्वल्स टू डेल्टा एट द y इक्वल्स टू डेल्टा डेल u अपॉन डेल y विल बी इक्वल्स टू 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और y की जगह आपका क्या जाएगा, डेल्टा। तो इससे हमें C1 का वैल्यू मिल जाएगा, और ये दोनों वैल्यू पुट करोगे तब इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में तो जब आपके पास ये आपका वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। तो ये आपकी एक बेसिक वेलोसिटी प्रोफाइल है, ठीक है। तो इस जो आपने लेमिनार फिल्म उसके लिए लेमिनार बाउंड्री लेयर के लिए देखा था आपने कन्वेक्शन में, तो उसी तरीके से आपका ये एक वेलोसिटी प्रोफाइल है, ठीक है ना। तो बट ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने रो डायरेक्ट लिख दिया है, बट रो की जगह आपका रो का मीन्स क्या है कि रो एल माइनस रो वी, ठीक है। वैसे कुछ बुक्स में सिर्फ रो एल ही ले रखा है, रो वी लिया नहीं है, बिकॉज ये हमें पता है कि जो लिक्विड का डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी वेपर। तो वेपर का डेंसिटी सपोज 1 2 3 4 5 के आसपास रहेगा, तो सिमिलरली लिक्विड का डेंसिटी जैसे वाटर की बात करें तो वाटर का डेंसिटी अराउंड 1000 kg पर मीटर क्यूब के आसपास है, तो वहीं वेपर का डेंसिटी बहुत कम होता है। तो इसलिए आप इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी हमने इसको कंसिडर कर लिया। तो ये आपके वेलोसिटी प्रोफाइल आ जाएगा। अब इसमें है कि कंडेंसेट मास फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ दैट इज गामा एक्स मे बी ऑब्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल इन्वॉल्विंग द वेलोसिटी प्रोफाइल। तो हमें पता है कि अगर किसी एक विद इन अगर मैंने एलिमेंट कंसिडर किया, जैसे आपने यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर कर रखा है, ठीक है, तो अब इस एलिमेंट में कितना आपका मास फ्लो रेट रहेगा, तो वो कितना रहेगा कि रो एल and uy that is velocity which is function of y and del y dy and into b, बट यहाँ पे मास फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ है, तो हमने यहाँ पे m डॉट एक्स अपॉन बी ये ले लिया, ठीक है। तो m डॉट एक्स अपॉन बी तो आपका होल मास हो गया, कितना मास ट्रांसफर हो रहा है। तो ये अभी अगर मैं इसको 0 टू डेल्टा इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है, तो टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक किसी एक पर्टिकुलर उसमें एलिमेंट में कितना मास जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक इस एलिमेंट में ये जो एलिमेंट है यहाँ से और यहाँ तक कितना आपका मास जो है वो कंडेंस हो रहा है पर यूनिट विड्थ में, तो वो हमने कंसिडर कर लिया है। तो m डॉट एक्स अपॉन बी कंडेंसेट मास फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ, मास फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ। तो मास फ्लो रेट आपको पता है कि रो यू ए होता है एरिया, तो बट यहाँ पे हमने एरिया को इस तरीके से ब्रेक करके लिख दिया है dy इंटू बी, बट और b को जो है वो आप m डॉट के डिनोमिनेटर में लेके आ गए। तो m डॉट अपॉन बी विल बी इक्वल्स टू रो u dv, ठीक है। और उस पर इसका इंटीग्रेट कर दिया हमने 0 टू डेल्टा, तो 0 टू डेल्टा हमने यहाँ से और यहाँ तक इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। तो आपके पास टोटल सेगमेंट में कितना मास फ्लो रेट हो रहा है, कंडेंसेट मास फ्लो रेट हो, वो आपके पास मिल जाएगा पर यूनिट विड्थ। इसको हमने गामा एक्स से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया वेलोसिटी प्रोफाइल का,
और फिर हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉम 0 टू डेल्टा, तो हमारे पास आपके पास ये फाइनल जो एक्सप्रेशन आता है गामा एक्स के लिए। तो गामा एक्स का जो एक्सप्रेशन रहेगा वो रहेगा जी रो एल इंटू रो एल माइनस रो वी इंटू डेल्टा की पावर क्यूब अपॉन 3 म्यू एल। ठीक है, और अगर मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि जो आपका गामा एक्स है, गामा एंड डेल्टा बोथ आर द फंक्शन ऑफ एक्स, तो मैं इसको इस टर्म्स में भी डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। तो ये जो है वो आपके पास इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो आप इस तरीके से। तो दिस इक्वेशन इंडिकेट दैट एज वी प्रोसीड डाउनवर्ड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल सेक्शन x to a section x plus dx, the condensate thickness increase by delta to delta plus dx and the mass flow rate per unit width increase by this value। तो ये क्या शो कर रहा है, ये कर रहा है कि मास फ्लो रेट इंक्रीज्ड पर यूनिट विड्थ। तो पर यूनिट विड्थ में कितना मास फ्लो रेट आपका इंक्रीज हो रहा है, ये उस वैल्यू को शो कर रहा है कि अगर आपने सपोज यहाँ से कोई सेक्शन लिया x पे और यहाँ से आप यहाँ पे आ रहे हो, ये सेक्शन है कोई x प्लस डी एक्स पे, तो यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ x हो गई और ये हो गया फिर x टू x प्लस डी एक्स, तो यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, तो वो अगर आप एक सेकेंड, तो ये कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे आपने कोई सेक्शन कंसिडर किया है, तो ये यहाँ से ये और ये यहाँ से यहाँ तक जैसे आप नीचे जा रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक तो आपका x था, बट और यहाँ से और यहाँ तक आपका क्या होगा x प्लस डी एक्स, और जो थिकनेस है यहाँ पे आपकी कितनी थी डेल्टा, यह और यहाँ से और यहाँ तक कितना हो गया डेल्टा प्लस डी डेल्टा। ठीक है, तो उसमें आपका कितना कंडेंसेट का वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, वो ये आपका इक्वेशन जो है वो शो कर रहा है। तो ये जो मास फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ इंक्रीज बाय दिस अमाउंट, इन अदर वर्ड द कंडेंसेशन रेट पर यूनिट विड्थ फ्रॉम x to x plus dx is this value g rho l into rho l minus rho v del square upon mu l into d delta upon dx. So first, applying the conservation of energy requirement to the differential element shown in figure B at a portion of the liquid interface per unit width and the length dx, the rate of the heat transfer into the film dq must be equal to the rate of energy release due to condensation at the interface. Hence, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना यहाँ पे बताया कि एट ए पोर्शन ऑफ द लिक्विड वेपर इंटरफेस, यहाँ पे पर यूनिट विड्थ एंड द लेंथ डी एक्स, तो इसका लेंथ जो है वो डी एक्स है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपका कितना है डी एक्स है। तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो आपका कितना डी एक्स है। ठीक है, और ये आपका इंटरफेस पे हो गया। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इनटू द फिल्म dq मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यू टू द कंडेंसेशन एट द इंटरफेस। तो जो dq है वो कितना रहेगा, जितना कंडेंसेशन की वजह से जितना हीट रिलीज हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे हीट क्यों ट्रांसफर हो रहा है, वो हीट ट्रांसफर हो रहा है कि जब आपका वेपर जो है वो कंडेंस होगा तो वो आपका लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज करेगा। तो जो dq है उसका वैल्यू हो जाएगा hfg इंटू dm डॉट। तो hfg आपका लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन हो गया एंड dm डॉट आपका कितना मास जो है वो कंडेंस हो रहा है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए वो शो कर रहा है। ठीक है, तो सिंस द एडवेक्शन इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, it also follows that the rate of heat transfer across the interface must be equal to the rate of heat transfer to the surface। तो जितना हीट यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है इंटरफेस पे फ्रॉम वेपर टू लिक्विड, वो आपका सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो आपका उतना रहेगा जितना आपका सरफेस को हीट ट्रांसफर हो रहा है।
तो जितना हीट यहाँ से आपका एंटर कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ हीट आपका जो है वो किसको जाएगा, सरफेस को जाएगा, ठीक है। और सरफेस को कितना जा रहा है, डी क्यू इज इक्वल्स टू heat flux, that is qs double dot into b dot dx into the area। heat flux आपका क्या होता है, heat transfer rate divided by area, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा। तो heat flux into area will be equals to heat transfer rate, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें सिंस पता है कि जो heat flux है, since the liquid temperature distribution is linear, the Fourier's law may be used to express द सरफेस हीट फ्लक्स। तो सरफेस हीट फ्लक्स कितना होगा फॉर द लीनियर प्रोफाइल, आपको पता है कि के इंटू डेल्टा टी अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स होता है। तो सिंस डी एक्स कितना है यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ पे डेल्टा है, मतलब थिकनेस जो है वो कितनी है इसकी, थिकनेस डी एक्स का मतलब ये है कि अब ये मैं समझ लेना कि ये जो डी एक्स हमने लिया, डी एक्स का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रहा है उस डायरेक्शन में उसकी थिकनेस कितना है। तो आपका हीट ट्रांसफर की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये आपका हीट डायरेक्शन की ट्रांसफर है डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसमें थिकनेस कितना है, तो थिकनेस हमने जो लेना पड़ेगा वो यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस लेना पड़ेगा। थिकनेस ये वाला आपका थिकनेस हो जाएगा यहाँ से और यहाँ तक का थिकनेस। तो ये जो थिकनेस है ये किसकी इक्वल्स हो जाता है, आपका डेल्टा की इक्वल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जाएगा के एल, क्योंकि अब यहाँ पे लिक्विड है तो लिक्विड का थर्मल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिफरेंस बिकॉज सरफेस पे टेम्परेचर था आपका, लिक्विड वेपर इंटरफेस पे टी सैचुरेशन टेम्परेचर है और जिस सरफेस पे हीट ट्रांसफर हो उसका टी एस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस ये हो गया, एंड जो थिकनेस है वो डेल्टा है, ठीक है। तो अगर मैं अभी इक्वेशन 3.4 ये वाली इक्वेशन, ठीक है, जिसमें पता है कि आपको एम डॉट बी इज इक्वल्स टू गामा एक्स, और 3.7 दिस वन, 3.8 एंड 3.9, तो इन तीनों की हेल्प से हम यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है वो इस तरीके से आ सकता है कि जो डी गामा अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल्स टू K1 KL टी सैचुरेशन माइनस टी सरफेस डिवाइडेड बाई डेल्टा एच एफ जी, ठीक है। तो ये वैल्यू लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से जो हमें पता है कि जो क्यू एस डबल डॉट है उसका वैल्यू डी क्यू अपॉन बी अपॉन डी एक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और सिंस डी क्यू का वैल्यू है एच एफ जी डॉट एम डॉट डी एम डॉट, तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिखूँ कि एच एफ जी डी इंटू एम डॉट डिवाइडेड बाई बी डी एक्स, ठीक है, एंड देन एच एफ जी को हमने इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी एम डॉट अपॉन बी डी एक्स, एंड आपको पता है कि डी एम डॉट अपॉन बी, तो यहाँ से उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डी डेल्टा डी गामा सॉरी और अपॉन डी एक्स था। तो ये इन तीनों के इक्वेशन से आपको ऑलरेडी ऑब्टेन कर सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं। और फिर अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ कंबाइनिंग द इक्वेशन 3.6 एंड 3.10, तो 3.6 और 3.10 को अगर मैं कंबाइन कर दूँ दोनों इक्वेशन को, मैंने इन इक्वेशन को इक्वेट किया दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ से हमें डेल स्क्वायर डी डेल्टा विल बी इक्वल्स टू के एल म्यू एल टी सैचुरेशन माइनस टी एस डिवाइडेड बाई जी रो एल इंटू रो एल माइनस रो वी एच एफ जी इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू 0 टू फ्रॉम डेल्टा इक्वल्स टू 0 टू डेल्टा से तक, ठीक है ना। तो किसी एक लोकेशन पे, तो अगर जब इसको इंटीग्रेट किया है तो आपके पास जो डेल एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। तो एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे डेल्टा की वैल्यू जो था 0 था, और किसी एनी लोकेशन पे एक्स की वहाँ पे डेल्टा की वैल्यू जो है वो डेल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक्स का वैल्यू जो है अगर 0 है तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू जो थिकनेस है बाउंड्री लेयर का वो कुछ नहीं है, तो 0 हो जाएगा। किसी हम पर्टिकुलर लोकेशन पे सपोज यहाँ पे कंसिडर करना है हमने, तो यहाँ पे अगर हमने इसी इस एक्स पे कंसिडर किया तो वहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू है वो कितनी है, डेल्टा इंटू डी एक्स, ठीक है, वो उसका फंक्शन। तो इससे बाउंड्री कंडीशन पुट करके हमने जो है
यहाँ से डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और डेल्टा की वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 4k1 म्यू एल टी सरफेस माइनस टी सरफेस इंटू एक्स अपॉन जी रो एल इंटू रो एल माइनस रो वी एच एफ जी का पावर 1/4। ठीक है, और सिंस हमें पता है कि जो हीट फ्लक्स है सरफेस हीट फ्लक्स में भी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दिस, तो सरफेस हीट फ्लक्स जो है वो कितना आ रहा है, तो वो आपका हो जाएगा क्यू एस डबल डॉट इंटू एच एक्स टी सरफेस माइनस टी सरफेस। ठीक है, तो आप उसको चाहे कैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि सेम अमाउंट जो कन्वेक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा था वही आगे कंडक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो इससे हमें जो इस इक्वेशन से जो है, अगर इस इक्वेशन को 3.13 को और मैं अगर 3.9 को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसमें सिर्फ यही है कि जो एच एक्स है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा k1 अपॉन डेल्टा। ठीक है, बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 3.13 विथ इक्वेशन 3.9, तो जो आपका एच एक्स का वैल्यू है वो हो जाएगा k1 अपॉन KL अपॉन डेल्टा। ठीक है, और हमने फिर आपका जो एच एफ जी था उसको रिप्लेस कर दिया है एच एफ जी डॉट से, क्योंकि हमें पता है कि ये तो एच एफ जी तो वो कंडीशन है कि जब आपका पेपर जो है वो सैचुरेटेड वेपर ही रहे, उसका जो थ्रू आउट द पेपर का टेम्परेचर सैचुरेटेड वेपर ही रहे। अगर उसका टेम्परेचर कहीं ज़्यादा है, सैचुरेशन टेम्परेचर ज़्यादा है, या फिर आप सरफेस का टेम्परेचर लिक्विड का टेम्परेचर उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से भी नीचे जा रहा है, तो उसमें सारे जो मॉडिफाइड फार्मूला हमने यूज़ करना पड़ेगा एच एफ जी का, तो जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, तो इसलिए हमने इसको मॉडिफाइड फार्मूले में भी इसको रिप्लेस कर दिया। तो सिंस हमें डेल्टा की वैल्यू था पता ही था, तो के अपॉन डेल्टा करके हमारे पास जो एच एक्स की वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो एच एक्स की वैल्यू आ जाएगी के एल की पावर क्यूब जी इंटू रो एल माइनस रो वी एच एफ जी डॉट डिवाइडेड बाई 4 म्यू वन टी सरफेस माइनस टी सरफेस इंटू एक्स की पावर 1/4। और यहाँ से आप देख सकते हो कि जो एच एक्स का वैल्यू है इट इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर 1/4। ठीक है, एक्स का पावर 1/4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे एक्स का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, तो आपका जो एच का वैल्यू है वो डिक्रीज चला जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इट फॉलोज दैट द एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर द एंटायर लेंथ वो कितना हो जाएगा, जो हमें पता ही है कि अगर आपका एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमने कैलकुलेट करना है तो हम उसको कैलकुलेट इस तरीके से करते हैं, तो 1/L इंटीग्रेशन 0 to L एच एक्स डी एक्स, तो वो इस केस में कितना रहेगा 4/3 इंटू एच एल। तो अगर इसको मैं एंटायर लेंथ के लिए कैलकुलेट करूँ एट दी एक्स इक्वल टू एल पे लिए कैलकुलेट करूँ, तो जो एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आएगा वो हो जाएगा 4/3 एच एल। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू थी, तो यहाँ से हमने इसको जब 4 इसको पूरा जो एच एक्स है उसको किसी पर्टिकुलर एक्स पर लेके उसकी एंटायर लेंथ पे लिया और फिर उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का वो हो जाएगा 0.943 इंटू के एल की पावर क्यूब जी रो वन इंटू रो वन माइनस रो वी एच एफ जी डॉट अपॉन म्यू एल टी सरफेस माइनस टी सरफेस इंटू एक्स पावर 1/4। और सिंस पता है हमें कि जो एवरेज नसेल्ट नंबर है वो एच एल अपॉन के होता है, तो उसकी हेल्प से भी हम ये वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। And the all properties of the liquid are to be evaluated at the film temperature, and the HFG and rho v are to be evaluated at the saturation temperature। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमें वो फिल्म टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना है, और जितना भी जो आपका एच एफ जी है और अगर आपका रो वी होता है, आल्दो रो वी आपका रो वी जो है वो हमने कैलकुलेट करना है किस पे, आपके सैचुरेशन टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि वेपर जो है अगर उसका हमें डेंसिटी कैलकुलेट करेगी तो उसके सैचुरेशन टेम्परेचर पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और जो कितना एच एफ जी है वो भी उसके सैचुरेशन टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिल्म टेम्परेचर जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया वो कितना हो जाएगा टी सैचुरेशन प्लस टी एस डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो सारी वैल्यू जो है उसके फिल्म टेम्परेचर पे ही हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आया टोटल हीट ट्रांसफर टू द सरफेस में बी ऑब्टेन्ड बाय द
following from the Newton's law of cooling. तो Q is equals to HL bar, that is average heat transfer coefficient, into area into T surface minus T surface, and total condensate rate may be then be determined from the relation this with the help of this relation हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल हीट ट्रांसफर हुआ है वो कितना हो गया m डॉट इंटू एच एफ जी डॉट। ठीक है, और सिंस हमें पता है कि जो Q का वैल्यू है वो एच एल बार, दैट इज एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इंटू ए टी सरफेस माइनस टी सरफेस डिवाइड बाय एच एफ जी डॉट। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे मास फ्लो रेट जो है कंडेंसेट का उसका वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमें करेक्शन करना पड़ेगा बिकॉज जब हमने इसका इंटीग्रेट कर दिया ठीक है 0 to L, तो इसमें जो x जो है यहाँ पे वो L से रिप्लेस हो जाएगा, तो वो मैंने अभी नहीं किया था। तो जो आपका x है वो अभी रिप्लेस हो जाएगा L से। तो यहाँ पे आपका x जो है वो L से रिप्लेस हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे जब हम इसको सिंस एच बार की वैल्यू तो है, जब नेचुरल नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर की वैल्यू है वो उसके लिए हमने जो एच बार है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एल से और डिवाइड करना पड़ेगा के एल से। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो के है देखो, जो के आप इससे डिवाइड करोगे और लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे तो L अपॉन के में क्या हो जाएगा कि जब ये इसके ब्रैकेट के अंदर जाएगा, सिंस इसकी जो ब्रैकेट की पावर 1/4 है, तो जो L इसमें अंदर जाएगा इस ब्रैकेट के, तो ये L की पावर 4 हो जाएगा। और सिमिलरली जब के इसके डिनोमिनेटर में एंटर करेगा ब्रैकेट में तो उसकी पावर भी k/4 हो जाएगा। तो सिंस के आपका ऑलरेडी एक था, के की पावर 3 अंदर था, डिनोमिनेटर में के की पावर 4 जाएगा, तो यहाँ पे जो है के है वो आपके डिनोमिनेटर में बच जाएगा इस तरीके से। तो आपके डिनोमिनेटर में कुछ इस तरीके से हो जाएगा के एल। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो x है ये वैल्यू भी हट जाएगा और यहाँ पे भी हट जाएगा ये वैल्यू। तो वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगा L की पावर क्यू यहाँ पे जो की वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा L की पावर L क्यू जी रो L एंड रो L माइनस रो V इंटू एच एफ जी डॉट अपॉन के एल म्यू एल इंटू टी सैचुरेशन माइनस टी सरफेस का पावर 1/4। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके नेचुरल नंबर का। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है इसमें, इसको करेक्ट कर लेना। आपको आगे पीडीएफ जो है करेक्टेड पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा इसमें, तो थोड़ा सा करेक्शन जो था वो बाकी था, इसको आप करेक्ट कर लेना। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है लेकिन फिर भी आपको करेक्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब दिस रिजल्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर के टर्म्स में भी हम इस रिजल्ट्स को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो आपका होता है कि रो डी इंटू वी अपॉन म्यू। ठीक है, तो उसको इस टर्म्स में भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था यहाँ से। ठीक है, ये इस टर्म्स में भी हम इसको लिख सकते हैं। और सिंस हमें पता है कि m डॉट अपॉन बी ये वैल्यू आपका कितना होता है गामा की इक्वल्स होता है, तो इसलिए इनने हम उसको इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंस गामा की वैल्यू जो है वो 4 इंटू एम डॉट अपॉन बी इंटू
म्यू एल, ये वैल्यू इसको रेनॉल्ड्स नंबर को इस टर्म्स में लिख सकते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे जो गामा है इसको रिप्लेस किया एम डॉट अपॉन पी से, ठीक है। और एम डॉट का वैल्यू आपको पता है कि रो एल यू मीन इंटू डेल्टा अपॉन म्यू एल, ठीक है। और अगर मैं for the wave free laminar region, that is Reynolds number is less than 30, the equation number 35 and 20 may be combined to yield। तो इसमें आपका जो इक्वेशन था डेल्टा का इक्वेशन, that is इक्वेशन नंबर 12, ठीक है। एंड तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ पे ये हमें ऑब्टेन कर सकते हैं रेनॉल्ड्स नंबर के वैल्यू। यहाँ पे हमने सिर्फ जो है कि तो ये जो इक्वेशन है इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। इक्वेशन आपका एक तो 3.5 और एक 21 की हेल्प से, मतलब ये जो आपका रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू है जो कि 4 गामा अपॉन म्यू वन है, तो इसमें गामा की वैल्यू यहाँ से पुट करना पड़ेगा हमें। तो गामा की वैल्यू जैसे इसमें पुट किया तो 4 तो उसके ऑलरेडी था ही, तो यहाँ से आपका जी रो एल इंटू रो एल माइनस रो वी डेल्टा की पावर क्यूब अपॉन 3 म्यू वन, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आप इसमें पुट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो म्यू वन था म्यू एल है तो म्यू एल का स्क्वायर हो जाएगा, तो सेम वैल्यू, तो यहाँ पे आपके पास रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू हमने ऑलरेडी ऑब्टेन कर ही लिया था, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जो है वो मैंने आपको बता दिया था यहाँ से कि कैसे हमने इसको ऑब्टेन किया। तो 4 इंटू एम डॉट अपॉन पी इंटू म्यू एल, पैरामीटर जो है वो उसका बिट्स के इक्वल ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है ये हमने ऑब्टेन कर लिया। अब अगर मैं इसमें ये करता हूँ कि अज्यूम करता हूँ कि जो रो एल है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रो वी, द एक्सप्रेशन for the average modified Nusselt number associated with the condensation in the wave free region, तो हम इसको इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको, मेरे पास सपोज ये एक अगेन अल्टरनेटिव मेथड है, अगर आपको कैलकुलेट करना है ए ट्रांसफर कोफिशिएंट के वैल्यू तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो इन चीज़ों को बस सिर्फ मैंने अरेंज किया है, तो आप भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे इस चीज़ को अरेंज किया है। तो ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, जो फॉर्मूले हैं उनको बस अरेंज करना है, उनकी वैल्यूज़ को अरेंज करना है और आपको पास ये इजली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो सिमिलरली ये व्हेन द फ्लो एट द बॉटम ऑफ द प्लेट इज इन द लेमिनार एंड वेवी रीजन है, तो उसके लिए अपने एक अलग से एक जो रिकमेंडेड कोरिलेशन है वो ये रहेगा। और फॉर द अगर टर्बुलेंट है तो टर्बुलेंट के लिए जो रिलेशन है और रेनॉल्ड्स नंबर्स के टर्म्स में वो आपके पास ये रिलेशन रहेगा। तो ये रिलेशंस को आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास ये जो रिलेशन है ये रिलेशन ज़रूर आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि आपका लेमिनार का है रिलेशन, उसको वेव फ्री का वो रिलेशन याद रखने की ज़रूरत है, बाकी रिलेशन आपको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट ये रिलेशन कहाँ से आए, ये सिंपल रिलेशन है, आपने जो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू है और जो आपका फॉर्मूला था नसेल्ट नंबर का, उनको ही वैल्यूज़ को अपने अरेंज करना है, ये वाले वैल्यूज़ को अरेंज करके, और आप इससे ईजिली ये फॉर्मूला आपके पास मिल जाएगा। और ये जो है वो आपके पास कोरिलेशन जो है वो आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास लेमिनार फ्लो इन द वेवी रीजन है और ये आपका टर्बुलेंट फ्लो। अब अगर मैं दूसरे टाइप का जो है ज्योमेट्री देख रहा हूँ, जो आपके प्लेट्स जो है वो इंक्लाइंड है, ठीक है। तो जो आपका इक्वेशन 3.17 था, ये इक्वेशन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। उसमें ये रहेगा कि बाकी सारी वैल्यूज सेम रहेगी। तो द इक्वेशन 3.17 वाज डेवलप्ड फॉर द वर्टिकल प्लेट, ठीक है, बट इट कैन बी आल्सो यूज फॉर द लेमिनार फिल्म कंडेंसेशन ऑन ए अपर सरफेस ऑफ द प्लेट दैट आर inclined by an angle theta from the vertical by placing g in that equation by the g into cos theta। तो जो g है, ठीक है, वो g into cos theta के जो है इक्वल आप उसको प्लेस करके और आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो आपके जो जनरल इक्वेशन था आपके पास वर्टिकल प्लेट का,
ठीक है ना। तो जहाँ पे भी उसमें जो जी है उसकी वैल्यू को आप जी इंटू कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर ये कॉस थीटा बाहर कैलकुलेट ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो आपके पास कॉस थीटा की जो पावर है वो 1/4 हो जाएगा। तो वही किया है। अगर आपको इंक्लाइंड सरफेस पे कैलकुलेट करना है तो ये आप पहले वर्टिकल सरफेस के लिए कैलकुलेट कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो कॉस थीटा की पावर 1/4 से, तो आपके पास मिल जाएगा इंक्लाइंड प्लेट के लिए हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का वैल्यू। और अगर आपने वर्टिकल ट्यूब के लिए कर रखा है तो उसके लिए आपको अलग से कुछ के लिए वर्टिकल ट्यूब के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो अलग से कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सेम रिलेशन ही यूज़ कर सकते हो। द इक्वेशन 3.17 फॉर ए वर्टिकल प्लेट कैन आल्सो बी यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट for laminar film condensation on the outer surface of the vertical tubes, provided that the diameter is large related to thickness of the fluid film। तो ये जनरली होता ही है कि अगर जो आपका ट्यूब है उसका अगर डायमीटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फिल्म थिकनेस तो आप वो रिलेशन यूज़ कर सकते हो। तो ये रिलेशन यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन मोस्ट ऑफ द केसेस में फुलफिल हो जाती है कि जो डायमीटर है वो फिल्म थिकनेस से ज़्यादा ही होता है। तो वर्टिकल ट्यूब्स का में कंडेंसेशन का आप सिंपल एक एग्जांपल भी आप खुद भी घर पे ऑब्जर्व कर सकते हो, स्पेशली इन द रेनी सीजन। अगर आपने कोई भी फ्रिज से कोई जो ठंडी वाटर बॉटल है वो निकाल के रख दिया कुछ देर के लिए, ठीक है, तो क्या होगा कि उसके ऊपर एक आपका वाटर का फिल्म डेवलप हो जाता है, आपने फील किया होगा, ठीक है ना। और फिल्म वापस से फिर वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी स्लाइड डाउन होकर आपने नीचे देखा होगा कि जिस सरफेस पे आपने बोतल रखा है वो सरफेस भी पूरा जो है वो गीला हो जाता है। तो वो एक परफेक्ट एग्जांपल है कंडेंसेशन का किसी एक आपके वर्टिकल ट्यूब्स पे, क्योंकि आप उसको ट्यूब कंसिडर कर सकते हो एक तरीके से आप वाटर बोतल को। तो उसमें भी क्या हो रहा है कि जो वाटर बोतल है उसका टेम्परेचर जो है अगर जो वेपर आपके एटमॉस्फेयर में है उसके सैचुरेशन प्रेशर से कम हो जाता है तो क्या हो जाएगा कि वेपर डायरेक्टली उसके कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है, और कंडेंस होकर आपका वो जो वाटर है वो आपकी सरफेस पे आना जाता है जो कंडेंसेट वाटर है, और फिर वो स्लाइड डाउन होकर नीचे भी आपको दिख जाएगा जिस सरफेस पे आपका रखा है बोतल, ठीक है ना। तो अब वो आपका एक इजीली आप उसको फील कर सकते हो कि हाँ कैसे कंडेंसेशन हो रहा है। बट माइंड इट, आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेपर है, वाटर वेपर है, ठीक है, उसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो 100 डिग्री नहीं होता। वो 100 डिग्री कब होगा? जब वो आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। लेकिन जो आपका वाटर वेपर एनवायरनमेंट में होती है उसका जो सैचुरेशन प्रेशर है या आप उसको कह सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर है वो बहुत कम होता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर है वो भी काफ़ी कम होता है। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो तो वाटर वेपर जो आपका एटमॉस्फेयर में है उसके लिए सुपर हीटेड टेम्परेचर, तो वहाँ पे कंडेंस नहीं होगा। लेकिन आप जो फ्रिज से बोतल निकालते हो तो उसका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो उसके लिए उस टेम्परेचर जो है वो वाटर वेपर के लिए सैचुरेशन टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे होता है, तो वहाँ पे कंडेंसेशन हो जाता है। तो हमें इजीली वो जो है विजिबल भी होता है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हो कि आप जस्ट एकदम चिल्ड वाटर बोतल जो है उसको निकाल के बाहर रख दो और थोड़ी देर में आपके पास कंडेंसेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप उसके सरफेस पे देखोगे कि आपका एक फिल्म जो है वो डेवलप हो जाएगा लिक्विड का, ठीक है। तो बट अगर उसमें आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप सेम रिलेशन जो है हीट एच का वो यूज़ कर सकते हो। फिर अगर आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल ट्यूब है या कोई स्पेयर है तो वो भी आप इसमें भी यूज़ कर सकते हो। तो द एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर द फिल्म कंडेंसेशन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब, तो वो आप इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो कुछ बुक्स ने दे रखा है ये रिलेशन कैसे आपने डेवलप किया, लेकिन अभी आपको आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जो डेरिवेशन है वो सेम ही तरीके से होता है, उसमें रिजल्ट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा भी नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ हम कर सकते हैं इसमें कि अगर आपका ट्यूब का आउटर सरफेस जो है हॉरिजॉन्टल ट्यूब है वो उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से नीचे मेंटेन है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो डेरिवेशन है वो भी सेम ही तरीके से हो जाएगा, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि हमें जो है वो जो इंटीग्रेशन है वो जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के थ्रू होगा वो एक आपको अलोंग द कर्व के थ्रू हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी इक्वेशन जो है वो सेम रहनी है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें बाकी सारी टर्म्स जो है वो सेम रहेगी, बस सिर्फ जो आपका कोफिशिएंट का वैल्यू है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो कोफिशिएंट का वैल्यू उस केस में आपके पास सपोज जो था वो 9.43 था, तो अब यहाँ पे आपके पास 0.729 के आसपास आ गया। तो सिर्फ इतना सा यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आपका आ रहा है, ठीक है ना। और ये वैल्यू अगर जो कोफिशिएंट की वैल्यू अगर कोई आपके पास स्पेयर है तो स्पेयर के लिए आपके पास ये वैल्यू जो है
वो आपका जो 0.729 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा 0.815 से, बस इतना सा फर्क आएगा। एक कंपेरिजन फॉर द हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट रिलेशन फॉर ए वर्टिकल ट्यूब ऑफ लेंथ L एंड द हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ डायमीटर D। तो अगर उन दोनों में मैं रिलेशन कर रहा हूँ तो वो रिलेशन कुछ इस तरीके से आएगा। वर्टिकल प्लेट के लिए सिंस ये जो वैल्यू थी वो आपका 0.943 डिवाइडेड बाई 0.729, ठीक है। और उस केस में सिंस आपका लेंथ था, इस केस में आपका डायमीटर है, तो D अपॉन L का रेशियो की पावर 1/4, और जो आपका वैल्यू है 0.943 डिवाइडेड बाई 0.729 वो आपके पास 1.29 के आसपास हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इस तरह से करूँ कि सेटिंग H वर्टिकल इज इक्वल्स टू H हॉरिजॉन्टल गिव्स दैट द लेंथ इज इक्वल्स टू 2.77 इनटू डायमीटर। तो अगर आपके पास फॉर ए ट्यूब हुज लेंथ इज 2.77 टाइम्स of diameter, the average heat transfer coefficient of the laminar film condensation will be same whether tube is positioned horizontally or vertically। तो अगर आपका डायमीटर जो है लेंथ जो है वो 2.77 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर है, तो फिर आपके पास जो फिल्म कंडेंसेशन है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो सेम आएगा, चाहे आप उस जो ट्यूब है उसको चाहे आप हॉरिजॉन्टल रख दो या फिर आप उसको चाहे वर्टिकली रख दो, सेम होना है। लेकिन अगर आपके पास लेंथ ज़्यादा है 2.77 से, तो जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो हॉरिजॉन्टल पोर्शन में जो है वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द वर्टिकल पोर्शन। तो कंसिडरिंग दैट द लेंथ ऑफ ए ट्यूब in any practical situation is several times to its diameter, it is common practice to place the tubes in the condenser horizontally to maximize the condensation heat transfer coefficient on the outer surface of the tubes। तो जनरली क्या होता है कि जो किसी भी ट्यूब्स की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डायमीटर। तो ये जो कंडीशन है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में रहेगा कि लेंथ जो है वो ज़्यादा रहेगा 2.77 टाइम्स ऑफ ए डायमीटर से भी। तो इसलिए हमें बेटर रहता है कि कोई भी कंडेंसर हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो ट्यूब्स हैं उसको हम हॉरिजॉन्टली प्लेस किए ताकि आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो ज़्यादा आए। अगर सिंपली यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल्स ट्यूब्स बैंक्स है आपका कि बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स हैं, ठीक है, जो वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर रखा है, तो द एवरेज थिकनेस ऑफ द फिल्म एट द लोअर ट्यूब इज मच लार्ज एज ए रिजल्ट ऑफ कंडेंसेट फॉलिंग ऑन द टॉप ऑफ दैम फ्रॉम द ट्यूब्स डायरेक्टली अबव। तो अगर इस तरीके से है तो जो ट्यूब्स नीचे होगी वहाँ पे जो आपका जो फिल्म थिकनेस है वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू दी फिल्म थिकनेस ऑन दी टॉप ट्यूब्स, ठीक है। देयरफॉर द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट द लोअर ट्यूब्स इज इन सच अरेंजमेंट इज स्मॉलर। तो क्योंकि थिकनेस ज़्यादा रहेगी जो लोअर ट्यूब्स हैं उन पे फिल्म थिकनेस ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी उसमें कम आना है जो कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अज्यूमिंग द कंडेंसेट फ्रॉम द टॉप अबव टू द वन below drawn smoothly, the average film condensation heat transfer coefficient of all tubes in a vertical tires can be expressed as। तो अगर ये तो हमें सिंपल था कि कोई हॉरिजॉन्टल ट्यूब एक सिंगल है तो उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ ट्यूब्स हैं तो आप इसको आपके जो n है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो जो का रिलेशन जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रह जाएगा कि जो h जो है n नंबर ऑफ ट्यूब्स के लिए जो रहेगा वो the average heat transfer coefficient for the n tubes is n का पावर -1/4 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिंगल ट्यूब्स, ठीक है, ये रहेगा। तो दिस रिलेशन डज नॉट अकाउंट फॉर द इंक्रीज इन द हीट ट्रांसफर ड्यू टू द रिपल फॉर्मेशन इन द टर्बुलेंस caused during the drainage, thus the generally yield कंजर्वेटिव रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ तो है कि जब आपका ये जो कंडेंसेशन एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जब आएगा, ठीक है, तो वो आपका रिपल्स फॉर्मेशन होगा जिसकी वजह से टर्बुलेंस होगा और टर्बुलेंस की वजह से आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये जो रिजल्ट है वो थोड़े से डिफरेंस शो करेगा, ठीक है। तो ये तो सब फिल्म वाइज कंडेंसेशन था। अगर मैं ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन की बात करूँ तो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द काउंटलेस ड्रॉपलेट्स ऑफ वेरिंग डायमीटर on the condensing surface instead of continuous film। extremely large heat transfer coefficient can be achieved with this mechanism। तो ये हमने देख चुके हैं। तो ये सरफेस दिखाया है जहाँ पे ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो काउंटलेस ड्रॉपलेट्स बनेंगे ऑफ वेरिंग डायमीटर, जिनके डायमीटर्स अलग अलग भी होंगे, ठीक है।
तो वो बन जाएंगे, ना कि किसी इस सरफेस पे कोई फिल्म बनेगा, फिल्म नहीं बनेगा, ये सब ऐसे ऐसे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं सरफेस पे, ठीक है। और इनका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा रहता है इस केस में। सो स्मॉल ड्रॉपलेट्स दैट फॉर्म्स एट ए nucleus sites on the surface grows as a result of continuous condensation, coalesces into large droplets and slide down when they reach a certain size। तो ये आपके ड्रॉपलेट्स बनते हैं, फिर जो है उनका साइज़ बढ़ता है, ठीक है। फिर आपका जो नेबरिंग जो है ड्रॉपलेट्स है उससे कोलेसिस करके आपका लार्ज ड्रॉपलेट में बनता है, और फिर वो आपका स्लाइड डाउन हो जाता है, और फिर जब वो एक पर्टिकुलर साइज में पहुंच जाता है तो उसके बाद, और इससे फिर आपका जो सरफेस है वो क्लीन हो जाता है एंड एक्सपोजिंग इट टू द वेपर। तो अब आपका ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये जो सरफेस है उस पर कोई फिल्म तो है नहीं, तो डायरेक्टली वेपर के एक्सपोज हो जाएगा, वेपर में एक्सपोज हो जाएगा, तो ज़्यादा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा। सो देयर इज नो लिक्विड फिल्म इन दिस केस टू रजिस्ट द हीट ट्रांसफर। तो फिर आपका कोई फिल्म नहीं होगा, तो हीट ट्रांसफर का रेजिस्टेंस भी जो है वो कम रहेगा। एज ए रिजल्ट the drop wise condensation, the heat transfer coefficient can be achieved that are more than 10 times large than those associated with the film condensation। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि इसमें हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द ड्रॉप वाइज फिल्म वाइज कंडेंसेशन। द चैलेंज इन द ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन इज नॉट टू अचीव बट रदर टू सस्टेन इट फॉर द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कंडेंसेशन although ये ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन डिजायरेबल है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, बिकॉज हम इसको अचीव तो कर सकते हैं लेकिन बहुत लंबे टाइम तक इसको सस्टेन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया है ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन ऑफ स्टीम ऑन ए कॉपर सरफेस। तो दो केस दिए हुए हैं कि अगर आपका जो सैचुरेशन टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, ठीक है, तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का वो कुछ इस तरीके इतना रहेगा, दैट इज़ 51,104 प्लस 2044 इंटू टी सैचुरेशन। और अगर आपका सैचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा है तो आपका वैल्यू जो है वो 2,55,310 के आसपास हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू रह जाएगा ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन सैचुरेशन टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि स्टीम में तो 100 डिग्री पे ही होता है सैचुरेशन टेम्परेचर, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रेशर क्या है, तो प्रेशर के अकॉर्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर डिफाइन होता है। तो अगर आपका ज़्यादा प्रेशर है तो सैचुरेशन टेम्परेचर भी उससे ज़्यादा रहेगा, अगर प्रेशर कम है तो सैचुरेशन प्रेशर भी कम रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इन द कंडेंसेशन। So we will discuss a few numerical on the condensation and then we will start boiling in the next lecture. Thank you.